हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। संविधान की बात करें तो यह भाग 3 है। टॉपिक रहेगा आज का हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज देखेंगे कि आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनके खिलाफ संसद कोई कानून नहीं बना सकती है। आप जितने भी गतिविधि करते हैं ये सभी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आइए संविधान में किस तरह से उसे परिभाषित किया गया है उसके बारे में देखते हैं। मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं बीच बीच में उल्लेख करूंगा, तो मेंस वाले आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। यहां से आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। मेरे को भी नहीं पता कि वीडियो अभी कितना लंबा बनेगा। बाकी सबसे अच्छा आपको मौलिक अधिकार को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा आज का? मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। पहले देखते हैं परिभाषा। मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कौन कौन से चहुमुखी विकास है? पहला है आपका भौतिक, दूसरा है बौद्धिक, तीसरा नैतिक और चौथा है आध्यात्मिक। आसान शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया है। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से इसके विकास के लिए आवश्यक होता है। तो आपके भौतिक विकास में आपकी सारी गतिविधियां शामिल रहती हैं कि आपको विद्यालय में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या वह सकारात्मक पहलू के रूप में है या नकारात्मक पहलू के रूप में है। इससे जो आपकी समझ बढ़ानी रहती है ये आपके भौतिक विकास के अंतर्गत आता है। बौद्धिक विकास क्या है? यदि आप अपने ज्ञान का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और आपको अपने जो कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, अगर दोनों के बारे में आपको पता है तो यह आपका बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास के अंतर्गत जो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, चाहे वह परिवार से हो, चाहे समाज से हो या विद्यालय महाविद्यालय से हो, वे शिक्षाएं जो समाज के हित के लिए आपको कुछ सिखाया जाए, घर वाले जो आपको संस्कार सिखाते हैं, ये सभी आपकी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिनसे आपका गुण की पता चलती है कि वास्तव में आपका संस्कार किस तरह से है। ये हुआ आपका नैतिक शिक्षा, जिसमें आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि कौन से कार्य नकारात्मक हैं और कौन से कार्य सकारात्मक हैं। अगला है आध्यात्मिक विकास। तो आध्यात्मिक विकास से आशा है किसी भी आप धर्म को मान सकते हैं, जो भी आपको देवी देवताओं को मानना है उसके बारे को भी आप मान सकते हैं, ताकि आपके अंदर सकारात्मक रूप से विकास हो सके। तो ये आपके चहुमुखी विकास हुए, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बौद्धिक है,
दूसरा बौद्ध भौतिक है, तीसरा नैतिक है और चौथा आध्यात्मिक है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया है ताकि किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। भारत का जो मौलिक अधिकार संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में उल्लेखित किया गया है, कहीं भी दूसरे देशों में इस तरह से विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। चाहे अमेरिका की संविधान देख लें या ब्रिटेन की संविधान देख लें, मौलिक अधिकार आपके लिए विशेष क्यों है? क्योंकि संसद आपके इस मौलिक अधिकार के विरुद्ध किसी भी तरह के कानून नहीं बना सकते हैं। आप जो भी गतिविधियां करते हैं वे सभी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेखित किया गया है। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कहां आपके जिस अधिकार का प्रयोग करते हैं संविधान में कहां उल्लेखित है, क्या मूल अधिकार देने का क्या विशेषताएं हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं और क्या इसमें और सुधार हो सकता था, क्या कमियां हैं। आज इसकी पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एग्जाम को ध्यान रखते हुए पूरे अनुच्छेद का भी अध्ययन हम पूरी तरह से करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो रहेगा आपका मौलिक अधिकार का, भले ही थोड़ा लंबा हो। तो ये आपका हुआ परिभाषा, ठीक है। आइए सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार का संविधान में कौन से भाग में उल्लेखित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, किस देश के संविधान से प्रभावित है और क्या विशेष है। पहले इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से मौलिक अधिकार को आपको दिया गया है, विश्व स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं, भारत में ऐसे कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जिसके तहत मूल अधिकार को संविधान में रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या है? प्रावधान। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। पुनः याद रखिएगा, भाग 3 है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरा इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रभावित कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? तो मौलिक जो अधिकार हैं आपके, यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? संविधान में मौलिक अधिकार ठीक है, भाग 3 में उल्लेखित किया गया है, आखिर इसे संविधान में रखने का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ही मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया है। अगर आप अच्छे से संविधान के भाग को अध्ययन किए होंगे तो आप देखे होंगे सबसे पहले देश की बात की गई है, उसके बाद वहां निवासरत व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है, उसके बाद आपका मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद राज्यों के बारे में बात किया गया है, उसके बाद ही आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मौलिक अधिकार को संविधान में रखने के उद्देश्य। आइए क्या विशेष बातें हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से प्रयास किए गए हैं आपके मौलिक अधिकार को लेकर। तो विशेष में क्या है? सबसे पहला, मूल अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अभी कुछ देर में देखेंगे कि विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रयास आखिर मूल अधिकार को लेकर किए गए हैं। दूसरा है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस तरह से हुए दूसरा विशेष बिंदु कि भाग 3 को ही
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा क्या है, मूल अधिकारों के विरुद्ध संसद कोई कानून नहीं बना सकती है। जो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो भी बातों का उल्लेख किया गया है, अभी कुछ देर में देखेंगे, इसके खिलाफ भारतीय संसद किसी भी प्रकार की कानून नहीं बना सकती है। तो ये भी आपकी विशेषताएं हैं। चौथा क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। आपको जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उसका किसी भी प्रकार से हनन होता है, कोई आपसे उस अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, तो आप सीधा न्यायालय जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो यह आपका अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाना चाहें तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके मूल अधिकारों का संरक्षक कौन हुआ, तो न्यायपालिका। मूल अधिकार कितने थे और अभी कितने हैं, आइए देखते हैं। तो जो मूल अधिकार हैं, संविधान में जब संविधान निर्मित किया गया था उस समय 7 मूल अधिकार थे, जबकि वर्तमान में देखेंगे तो आपके मूल अधिकारों की संख्या में एक कटौती होते हुए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, कुछ देर में देखेंगे। तो इस तरह से वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या बात करें तो 6 आपके मूल अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे उल्लेखित किया गया था अनुच्छेद 31 में, अब उसे अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके तहत तो संविधान संशोधन के तहत। तो ये हुआ आपके कुछ विशेष मौलिक अधिकार को लेकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं मूल अधिकार का इतिहास क्या है, किस तरह से आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से समय में किसका प्रयास किया गया है, आइए देखते हैं। तो इसको 2 भागों में विभाजित कीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा विश्व स्तर पर क्या प्रयास किया गया है, और दूसरा देखेंगे भारतीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जो आपके मूल अधिकार से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व स्तर पर, उसके बाद देखेंगे भारत के परिदृश्य में कि आखिर मूल अधिकार को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर क्या है, ब्रिटेन के सम्राट ने सर्वप्रथम 1215 में कुछ लिखित अधिकार दिया गया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। बात कब की है, 1215 की बात है। जो वहां का सम्राट था अपने सामंत लोगों के लिए कुछ लिखित रूप से अधिकार दिए ताकि वे भी अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। केवल सम्राट ही अपनी सारी गतिविधियों को शामिल न करके कुछ अधिकार उनके सामंत लोगों को भी दिया गया। बात है 1215 के दौरान, देश है आपका ब्रिटेन। तो इस तरह से इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसलिए पहले हम पढ़े हैं कि मूल अधिकार का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1215 में वहां के सम्राट ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे। दूसरा देखते हैं विश्व स्तर पर ही, उसके बाद भारतीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए विश्व स्तर पर दूसरा है 1791 ईस्वी में। तो 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स के नाम से शामिल हुआ। जो अमेरिका के संविधान है उसमें आप देखेंगे मूल अधिकार को लेकर बिल ऑफ राइट्स को लेते हुए उसके नाम से संविधान में शामिल किया गया। इसे ही मूल अधिकार का ठोस आधार मानी जाती है। तो ठोस आधार क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से उल्लेखित किया गया
कि कौन कौन से आपके संपत्ति के अधिकार होंगे, कौन कौन से आपके जीवन से संबंधित अधिकार होंगे, इसके अलावा कौन से आपके इतने अधिकार हैं कि आपको स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्रता है, जीवन संबंधित है और संपत्ति से संबंधित सभी अधिकारों का लिखित रूप से आपको बिल ऑफ राइट्स में दिया गया था। बात कब की है तो 1791 की बात है और देश की बात करें तो अमेरिकी संविधान। इसलिए आपका हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। तो ये आपके दो प्रयास हुए, एक ब्रिटेन का और दूसरा अमेरिका का विश्व स्तर पर। आइए भारत के परिदृश्य में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए, मौलिक अधिकार के लिए प्रयास किए गए हैं। तो भारत स्तर में सबसे पहले है आपका 1919 का रोलेक्ट एक्ट। क्या है रोलेक्ट एक्ट? भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन रोलेक्ट एक्ट में याद रखेंगे जो रोलेक्ट एक्ट आया था, उस रोलेक्ट एक्ट में व्यक्ति किसी भी गतिविधि में अगर शामिल होता था, जैसे स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होता था, तो अंग्रेजों के द्वारा नहीं उसे किसी बात की जानकारी ली जाती थी, नहीं उसे कुछ बताने का मौका दिया जाता था। सीधे उस व्यक्ति को जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला रहता था, उसको लेकर डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। नहीं उसकी कोई सुनवाई होती थी, सीधा निर्णय अंग्रेजों के द्वारा ही लिया जाता था। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाली कानून कही गई थी। नहीं तो आप इसमें कुछ अपील कर सकते हैं कि नहीं मैंने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे आप मेरे को जेल में डालें। अपील के साथ साथ नहीं तो आप कोई दलील कर सकते थे और नहीं किसी वकील को आप रख सकते थे कि आपको जो अन्याय हुआ है वे न्याय दिला सके। तो इस तरह से आपके व्यक्तिगत सभी अधिकारों का हनन हो गया। इसीलिए रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में आया था, इसे काला कानून कहा गया था। दूसरा देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, इसमें राजनीतिक अधिकार की बात की गई थी। इसके अलावा महिलाओं को भी समान अधिकार देने का बात कहा गया था। तो इस तरह से आपके दो अधिकार हुए। पहला राजनीतिक अधिकार, जिसके अंतर्गत अगर अंग्रेज कोई सरकार गठित कर रही है तो उनका भी दायित्व बनता है कि भारतीय लोगों को भी राजनीति में शामिल करें, ताकि वे भी अपने देश के लिए कुछ कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकें। इसके अलावा महिलाओं को भी समानता देने की बात की गई। तो इस तरह से आपके समानता का अधिकार नेहरू रिपोर्ट 1928 से प्रारंभ होती है। तीसरा है कराची अधिवेशन। 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकार की मांग की। 1931 के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की मांग की गई कि आप हमें पहले यह तो बताइए कि हमारे क्या मूल अधिकार है जिसके तहत हम भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर सकें। नहीं, आप हमारी बात सुनते हैं, सीधा हमको जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होते हैं तो आप हमें जेल में डाल देते हैं। तो पहले आप हमारे लिए एक मूल अधिकार क्या क्या होंगे उनकी सूची बताइए, क्या समानता होगी, क्या स्वतंत्रता होगी, इसके बारे में बात की जाती है 1931 के दौरान। इसी तरह समय आप देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन चलते रहता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इसी गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी दलित समुदाय के लिए अलग से उनके लिए कुछ अधिकार देने की बात की गई थी। इसके बारे में अच्छे से डिटेल अध्ययन हम भारतीय आधुनिक इतिहास में करेंगे। उसके बाद आता है आपका 1946 का कैबिनेट मिशन।
तो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत ही आपका संविधान का निर्माण हुआ है। इसके बारे में हम प्रारंभिक कक्षाओं में देख चुके हैं। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में यह सलाह दी जाती है कि मूल अधिकार संबंधित एक समिति गठित किया जाए। कि कौन कौन से मूल अधिकार होंगे जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होगा, इसके लिए एक समिति की बात की जाती है, जिसके अध्यक्ष गठित किए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसलिए हम स्वतंत्र सरकार, इसके अलावा जो समिति गठित हुई थी उस पर हम अध्ययन किए हैं कि मूल अधिकार संबंधित समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास मौलिक अधिकार को लेते हुए किया गया है, ये उनके प्रयास का वर्णन था। अगला टॉपिक दीजिए, आइए देखते हैं आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो मूल रूप से अभी आप देखेंगे तो संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, अभी कुछ देर पहले देखे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी आपको 6 अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन से 6 अधिकार हैं और 7वां कौन सा था, आइए देखते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार में 7 आपके मौलिक अधिकार थे, जिसमें पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 12 में आपको राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है, अभी कुछ देर में देखेंगे। तो 14 से लेकर 18 तक पहला आपका समानता का अधिकार की बात की गई है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर बात की गई है कि आपकी कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपको स्वतंत्रता की बात करती है, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। किस समुदाय का, किस आयु वर्ग के शोषण किस तरह से होता है और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी का उल्लेख आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई दूसरा आपके धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता है। चाहे आपकी धर्म कोई से भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपकी भाषा भी कोई सी हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, या आप कहीं भी निवास करते हो, आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा से संबंधित, इसके अलावा आपके संस्कृति से संबंधित अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में, कि आखिर कौन कौन से अल्प समुदाय हैं जो धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं और कौन से ऐसे धर्म हैं जो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अगला है आपका जो 6वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 31 में, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था, यह भी तो आपका मूल अधिकार था, तो आखिर क्यों इसे मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया है? सरकार कहती है कि आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत संसद कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है,
जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। तो आखिर संपत्ति के अधिकार को क्यों अनुच्छेद 300 में ट्रांसफर किया गया है, क्यों वहां रखा गया है, तो इसको कुछ देर में देखेंगे। पहले बेसिक रूप से समझ लीजिए। संपत्ति का अधिकार, मान लीजिए एक चौराहा है और आपका घर इस क्षेत्र पर है। इस क्षेत्र पर है तो आवागमन में परेशानी होती है। जो यात्री को इस क्षेत्र पर जाना हो, जो यात्री है इस क्षेत्र में आना हो, तो बीच में आपका घर है, तो आवागमन में लगातार आने वाले दिनों में आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र से भी व्यक्ति जाएंगे, इस क्षेत्र से व्यक्ति आएंगे, यहां से आएंगे और इस क्षेत्र से भी आएंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर घर के वजह से आपके आए दिन दुर्घटना हो रहा है, तो कानून यह भी बन सकती है कि आपको इस घर के बदले कहीं दूसरा आपको घर दिया जाए या इसका मुआवजा दिया जाए, ताकि आप कहीं दूसरे जगह जाकर अपना आशियाना बसा सकें और जो सड़क में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार उसे बचा सके। और पढ़ेंगे अभी संपत्ति के अधिकार में। 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, चाहे कोई निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, चाहे भारतीय संसद हो, यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं कि मेरे जो भी अधिकार का हनन हो रहा है उसकी सुनवाई की जाए। मान लीजिए हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है तो अनुच्छेद 32 के ही तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जिस भी मौलिक अधिकार का आपका हनन हुआ रहेगा उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो कौन कौन से आपके मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक? आइए बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। प्रत्येक अनुच्छेद में अनेक बातें की गई हैं जिससे आपके मौलिक अधिकार का पता चलता है कि आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिसके खिलाफ भारतीय संसद कानून नहीं बना सकती है। आप किस तरह से किस गतिविधि को शामिल करते हैं, आपको पता अगर नहीं होगा कि कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार में और क्या समस्याएं हैं और क्या सुधार हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जिसके खिलाफ भारतीय संसद कानून नहीं बना सकती है, और आप किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारे अनुच्छेद का उल्लेख। आइए मूल अधिकार के प्रारूप बना लेते हैं, उसके बाद कल इसका पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, देखिए संविधान के जितने भी अनुच्छेद अभी यहाँ पर लिखा गया है, यह संविधान आपको गारंटी देता है कि आपके जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर किसी भी एक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो सभी व्यक्तियों को और सभी समुदाय को ध्यान में रखते हुए एक समान उनको समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है। कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन कम से कम आपको
सुप्रीम कोर्ट यह गारंटी तो देता है कि किसी भी आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आइए इसके प्रारूप बना लेते हैं। आज कौन कौन से अनुच्छेद में क्या उल्लेख है, कल इसका डिटेल देख लेंगे, ठीक है। अंत में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी है, तो पूरा देखिएगा। अभी कुछ देर विभाजित किए हैं कि मूल अधिकार आपके 6 कौन कौन से हैं, जिसमें पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और छठवां सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो देखिए हमारा अनुच्छेद प्रारंभ हुआ है अनुच्छेद 14 से। तो 12 में आपके राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य से आशय सरकार से है, भारत देश से है, जिसके अंतर्गत आपके भारतीय संसद, राज्य स्तर के विधानमंडल एवं जितने भी संस्थाएं आते हैं संविधान के अंतर्गत, इन सभी से मिलकर आपके राज्य का गठन होता है, जिसमें अनुच्छेद 12 में आपके राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है कि आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट यह गारंटी देती है कि आपको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, जो समानता की बात की गई है, शोषण की बात की गई है, इसके खिलाफ जो भी आपके अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का हनन होता है तो आप आइए सीधा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाइए आप अनुच्छेद 226 के तहत। ये आपका अनुच्छेद 12 और 13 हुआ। आइए बाकी अनुच्छेदों का आज क्या उल्लेख किया गया है, प्रावधान क्या है, उसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको कल अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। विधियों के समान समानता एवं विधियों के समक्ष संरक्षण की बात की गई है कि आखिर जितने भी, चाहे किसी भी वह व्यक्ति धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे उसका लिंग कोई से भी हो, किसी भी स्थान से हो, सभी को एक समान संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 कहता है किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग एवं स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये कहता है अनुच्छेद 15, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, सिख या फारसी, जिन भी समुदाय से हो, चाहे वे जिस राज्य में निवास करता हो, चाहे किस जिले में भी निवास करता हो, ग्रामीण अंचल से हो या शहरी अंचल से हो, आप उसमें किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करेंगे। इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में उल्लेख किया गया है लोक अभियोजनों में अवसर की समानता। लोक अभियोजनों से आशा है सरकारी नौकरी से है कि किसी भी धर्म के से वह व्यक्ति हो, कुछ भी जाति निवास लिंग हो उसका, वह जो भी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आती है तो सभी को समान अवसर है कि वे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसके तहत आरक्षण भी दिया जाता है। क्या अपवाद है कल अध्ययन करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि लोक अभियोजनों में समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में।
अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता की अंत की बात की गई है कि आप किसी भी दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक रूप से अस्पृश्यता नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, चाहे उसका लिंग कोई सा भी हो, आप उन पर विभेद नहीं करेंगे। ये आपका अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस तरह से? किसी व्यक्ति को यदि पद्म भूषण प्राप्त हुआ हो या पद्मश्री पुरस्कार हुआ हो या राष्ट्रीय स्तर के जो भी पुरस्कार हैं, अगर उनको प्राप्त होता है तो वे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय आगे या पीछे उस पद का उल्लेख नहीं कर सकता है जो उसे पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? तो मान लीजिए दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जिसको कुछ पुरस्कार प्राप्त हुआ है अपने नाम के सामने उस पद को उल्लेखित करता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो उससे अच्छे से बात करना चाहता है उस पद के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक डर बना रहेगा कि यह तो जो भी भारतीय स्तर के पुरस्कार पाए हैं। तो इस तरह से समानता के अधिकार की बात की गई है कि केवल जो सेना में कार्यरत सैनिक हैं और शिक्षा से प्राप्त जो उपाधि हैं केवल आप उसी का ही उल्लेख कर सकते हैं। बाकी आपको जितने भी उपाधि मिलते हैं उसे अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अगला है स्वतंत्रता की बात। इसके पहले तो हम देखें समानता की बात। आइए देखते हैं कौन कौन से आपके स्वतंत्रता के अधिकार है। तो अनुच्छेद 18 देख लिए, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत और अन्य उप अनुच्छेद हैं, इसके बारे में कल देखेंगे। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है कि आप देश की एकता एवं अखंडता को टूटने वाली बातों को छोड़कर आप बाकी सभी बातों का उल्लेख कर सकते हैं। आप दूसरे को वांछनीय रूप से आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं। कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। इन सभी का उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 19 में। वहीं अनुच्छेद 20 में बात की गई है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या क्या है? आपको अगर किसी कारणवश किसी गलती की वजह से पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर दी जाती है तो पहले तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपको जेल ले जाया जा रहा है। और यदि जेल ले जाया जा रहा है तो आपको 24 घंटे के अंदर उस जेल के समीप के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह बात किया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत यदि आपका अन्याय हुआ है और आपको न्याय चाहिए तो आप अपने पसंद के वकील को अपने न्याय के लिए रख सकते हैं और आप स्थानीय न्यायालय में उसके समक्ष मुकदमा दायर कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में उल्लेखित किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। जिस तरह से आप गर्भवती महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं संध्या के समय, उस समय भी आप स्त्रियों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। कल इन सभी का डिटेल देखेंगे।
अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में उल्लेखित किया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। जिस तरह से मजदूर वर्ग दूसरे राज्य कमाने खाने के लिए जाते हैं और उनको बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य कराया जाता है, कार्य के बदले सही तरीके से उनको वेतन नहीं दिया जाता है, घर जाना चाहता है लेकिन उसे घर वापसी नहीं भेजी जाती है, एक बंधुआ मजदूरी की तरह उनसे काम करवाया जाता है, तो इसको प्रतिषेध की बात करती है अनुच्छेद 23 कि आप उसको जितना काम करता है उतना उनका रोजगार का वेतन दीजिए और उसे बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य मत करवाइए। यह उल्लेख है अनुच्छेद 23 में। अगला है अनुच्छेद 24, कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। चाहे निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, जिस बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम हो, आप उसे काम पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह एक तरह से उस छोटे से बच्चे की शोषण की बात है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन के प्रतिबंध की बात की गई है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें पहला है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो। इसके अलावा अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार। जिस तरह से आप गणेशोत्सव मनाते हैं, दुर्गोत्सव मनाते हैं, तो कहीं भी आप पंडाल बना देते हैं जिससे आवागमन में दिक्कत होती है, फिर भी आप उस समिति का गठन करते हैं जहां गणेशोत्सव होता है, दुर्गोत्सव होता है, तो ये आपके अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार है जो आपको एक समिति के रूप में कहीं भी गणेशोत्सव बनाने की स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 27 में है धर्म विशेष पर करारोपण पर प्रतिबंध। कोई अल्प समुदाय वाला धर्म है, यदि वह अपने धर्म का विस्तार करना चाहता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कर आरोपित नहीं की जाएगी। वह स्वतंत्र समुदाय होगा कि वह अपने धर्म का विस्तार कर सकता है। तो इस तरह से आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही, जिसमें आप हिंदू समुदाय वाले मस्तक में तिलक का प्रयोग करते हैं, मुस्लिम समुदाय वाले जिस तरह से दाढ़ी का प्रयोग करते हैं, जो सिख समुदाय है जिस तरह से पगड़ी का प्रयोग करते हैं, और इसमें देखेंगे कि किस तरह से वे कृपाण का भी धारण करते हैं। इसके बारे में कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो यह हुआ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वे अपनी धर्म और शिक्षा को बढ़ोतरी के लिए जिस तरह से मदरसा स्थापना की जाती है उस तरह से वे शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन कोई भी निजी संस्थान नहीं दे सकती है। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार। अगर वह समुदाय अपने धर्म को बढ़ोतरी करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन वे अल्पसंख्यक समुदाय जिनके लिए उन्हें संस्थानों की स्थापना की जाती है और उससे पहले प्रशासन को बताना पड़ेगा। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा का उल्लेख किया गया है। और उल्लेख क्या है अनुच्छेद 32 में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात किया गया है कि आपके जितने भी अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 31 तक, किसी भी प्रकार का यदि इसमें हनन होता है, आपको उस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर
आप न्याय पा सकते हैं। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं, देखिए अनुच्छेद 15 और 16 और 19, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15 में है किसी भी व्यक्ति को आप धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 में है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर है कि वे पद के लिए, वैकेंसी के लिए पद फॉर्म भर सकते हैं। 19, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है, जिसके में आप देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाली बातों को छोड़कर आप अन्य सभी अवांछनीय रूप से बात कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 में है। 29 में और 30 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जिसमें शिक्षण संबंधित जो बातें की गई हैं। तो ये जो 5 अधिकार हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 इसका उपयोग भारतीय नागरिक कर सकते हैं। इसके अलावा जब देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 19 को सबसे पहले युक्तियुक्तबद्ध कर दिया जाता है। आपको अनुच्छेद 19 के अधिकार को छीन लिया जाता है, जिसमें आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है। कब की स्थिति में? जब देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 19 को सबसे पहले युक्तियुक्तबद्ध किया जाता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। ये दोनों अधिकारों को कभी भी आप युक्तियुक्तबद्ध नहीं किया जा सकता है और यह सभी के लिए है, अनुच्छेद 20 और 21। तो ये 3 प्रमुख बिंदु हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कल इनमें बीच बीच में और बहुत ही अन्य प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके आज का मूल अधिकार 6 उसके विभाजित के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो चलिए आपसे प्रश्न मेरा यह है, भाग 3 के जो आपको अभी समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या समझे हैं, उसके बारे में आप जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं कीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अनुच्छेद 19 समानता का अधिकार जो आपका बात किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, इसके बारे में अभी तक आप क्या समझे हैं और क्या जानते हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। चाहे जितना जानते होंगे आप उसके बारे में उतना ही बताइएगा। अनुच्छेद 14 आपका समानता की अधिकार की बात है। चलिए मिलते हैं फिर कल इसके पार्ट 2 के साथ, उसके बाद हम भाग 4 पर प्रवेश करेंगे। यदि मेरे आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक इसके पार्ट 2 के साथ। आज के लिए धन्यवाद।